बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। बाबा साहब अम्बेडकर आगरा आए। आगरा में उन्होंने एक भाषण दिया, रोते हुए क्या कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप अपने अंदर आकलन करो कि आप उनमें से कोई एक तो नहीं हो। अपने से सवाल पूछना घर जाके, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेके आया, अगर तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। क्या तुम उनमें से पीछे हटाने वालों में से कोई एक हो? नहीं। अपने अंदर आत्मचिंतन करना। फिर उन्होंने ये कहा, जो मैंने आज फेसबुक पोल से भी लिखा, कि मेरे जाने के बाद मुझे मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबके नेता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आए और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी संस्थापक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीम आर्मी एक पहचान, जिसकी उद्देशिका मैंने आज ही भीम आर्मी के फेसबुक पेज से अपलोड की। 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। जो लोग बहिष्कृत थे, यानी कि शूद्र जो लोग थे, अछूत जो लोग थे, जिनको बहिष्कार किया गया था, उनके हितों की रक्षा के लिए एक सभा बनाई, जिसमें उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। बड़े लंबे समय के बाद जब वो अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पे खत्म नहीं हुआ और हमने महसूस किया कि एक सामाजिक संगठन, जो माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती, तो अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करने के लिए 21 जुलाई को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से एक संगठन को, जिस पे हम काम तो कर रहे थे, नाम हमने दिया 21 जुलाई को 2015 में। एक उस नारों के 3 नारों के साथ एक नारा हमने और जोड़ा, जिसका नाम था शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए और स्वाभिमानी बनिए। जो लोग स्वाभिमान की वैल्यू समझते हैं, जो लोग स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, उन्हें अपने समाज को, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनको अपने टुकड़ों बटे समाज को एकजुट करना पड़ेगा। जब वो समाज को एकजुट कर लेंगे तो झाड़ू देखिए आप लोगों ने, जब झाड़ू इकट्ठी हो जाती है, उसकी सीखे, तो वो सफाई करने लग जाती है, ताकतवर हो जाती है। कभी कभी झाड़ू से पिटाई भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, लेकिन जब वो झाड़ू अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती, सिक्कों में बढ़ जाती, तो खुद कचरा बन जाती। तो जो समाज बट गया था, अलग अलग हो गया था और अपनी ताकत खो बैठा था, उसको दोबारा से तैयार करने के लिए भीम आर्मी का निर्माण किया। और आप सब लोगों के सहयोग से भीम आर्मी 6 से 7 साल में वो ताकत बनी कि पूरी दुनिया में भीम आर्मी के नाम की पहचान है, और टाइम्स मैगजीन ने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया कि भीम आर्मी के लोगों ने सच्ची तमन्ना के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया। तो माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं।
तो सच्ची तमन्ना के साथ काम करके आपने साबित कर दिया कि आप अपने सोए हुए काम को, सोए हुए समाज को, रुकी हुई मूवमेंट को चला सकते हैं। तो इस अवसर पे मैं आप सबको बधाई देता हूं, लेकिन कुछ बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। भीम आर्मी का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम तरह की विसंगतियां सरकार के लोगों ने मिड डे मील और तमाम तरह की चीजें चला के जो पैदा की थी, और हमारे जो बुनियादी अधिकार है शिक्षा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसको खत्म करने का जो बड़ा प्रयास हुआ, उसके खिलाफ उस षड्यंत्र को समझते हुए छोटे छोटे स्कूल खोल के और जो गरीब तबके के लोग उनको पढ़ाने का काम भीम आर्मी के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया और लगभग 700-800 स्कूल खोल के हमने उस काम को व्यवस्थित रूप से चलाया। धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ता गया। उस स्कूल से जुड़े बच्चे जो पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, एक बार उनके साथ एट्रोसिटी हुई, उनको मारा पीटा गया बिना कारण के। तो जब मैं शाम के समय क्लास में पहुंचा, माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच थे, तब उन बच्चों ने मेरे सामने बात रखी कि भैया पढ़ने जाते हैं लेकिन वहां पढ़ाई की जगह पिटाई मिलती है। तो पढ़ाई की जगह पिटाई मिलने के कारण अब हमारा मन पढ़ने का नहीं है, अब हम क्या करें। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, पढ़ना जरूरी है, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला के रखो, जो समस्या हम उन पर काम करेंगे। कई बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली, ये गेट लॉक करवा दो और अब कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, और 2 वॉलंटियर वहां खड़े हो जाओ, जिनको चहलकदमी करनी है उनको बाहर निकाल दें, जो व्यवस्थित रूप से अंदर रहेंगे वही अपनी बात को सुन पाएंगे। इस तरह से भीम आर्मी का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया और जो अन्याय अत्याचार उस समय हो रहा था, जो तमाम तरह की घटनाएं हमारे सामने आई, क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ तबका जब वहाँ स्कूल खुले तो जुड़ने लगा, और जब वहाँ गांव में कोई समस्या होती थी वो समस्या को जो टीचर वहाँ पढ़ाते थे उनके सामने रखने लगा। तो ये भी एक नई समस्या खड़ी होगी कि भाई इन पे काम कैसे किया जाए। तो फिर भीम आर्मी के लोगों ने जो अन्याय अत्याचार जुर्म जाति होती थी उनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे भीम आर्मी के, उनके फिर वो संबंधित अधिकारियों के पास जाने लगे। तो जब संबंधित अधिकारी काम नहीं करता था तो फिर वो उच्च अधिकारियों के पास जाते थे। इससे क्या हुआ कि एक चर्चा का विषय बन गया कि कोई ऐसा संगठन भी है जो गरीब शोषित लोगों को, जिनके साथ अन्याय होता है, उनको न्याय दिलाता है। जब किसी बहन का, किसी अधिकारी कर्मचारी, किसी का अपमान होता तो भीम आर्मी के लोगों से संपर्क करता। तो ये काम और बढ़ गया और इसी तरह समय समय पे इस लड़ाइयों को लड़ते हुए कई सारी बड़ी घटनाएं हुई और भीम आर्मी के लोगों का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया। सहारनपुर के गांव से चली भीम आर्मी आज देश में और विदेशों में अपने काम से अपनी पहचान बनाए हुए है। भीम आर्मी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके बाप दादा परदादा जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहे हो या मंत्री रहे हो। सब लोग आप जैसे गरीब परिवार से आए हुए लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन ये समझने की बात है आप सब लोगों के लिए, आज मैं पूर्वांचल के दौरे से आया, मैंने 17-18 जगह साइकिल यात्रा में मैं खुद सम्मिलित हुआ, साइकिल यात्रा चलाई, उसके बाद लोगों से समीक्षा की, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए, आजमगढ़ पहुंचा, अम्बेडकर नगर पहुंचा, लखनऊ, सब जगह पे मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं में जोश तो बहुत है लेकिन अनुशासन की कमी बड़े पैमाने पे देखने को मिली। मुझे लगा कि जिस चीज की ज्यादा कमी है उस चीज को ज्यादा तैयार करना चाहिए। तो मैंने देखा कि जब मैं जाता हूं तो हमारे साथी कार्यकर्ता जो है फोटो के लिए होड़ लगा लेते हैं। उनकी भीड़ में कोई दुश्मन आके कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो मुझसे ये तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए पता नहीं उनके तमाम तरह के सपने मुझे लेके उनके दिमाग में हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब मैं उनके बीच में आता हूं तो कोई दुश्मन भी साजिश करके, जैसे पहले साजिशें हुई हैं, उनकी भीड़ में आके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये भी नजरअंदाज कर देते हैं कि वो आदमी चप्पल पहने हुआ होगा, हम बड़े बड़े जूते पहन के उसके ऊपर जब जाके इस तरह हमला सा करेंगे, उसके पैर को नुकसान हो जाएगा, उसके हाथ को नुकसान हो जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, इसकी परवाह भी नहीं करते हैं। तो जो लोग अपने नेता की, अपने भाई की, अपने परिवार की परवाह नहीं करते तो वो समाज के सच्चे देशी नहीं हो सकते।
जब मीटिंग आपका पहला कार्य संपन्न हो जाए, आपका जो प्रोग्राम जैसे आज का प्रोग्राम संपन्न हो जाए, तो फिर हम लोग विधिवत बैठ के अपनी बात कर सकते हैं, फोटो भी खिंचा सकते हैं, अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए, जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग आए उसको सफल करें, और उस सफल करने के लिए उसमें सब लोगों का योगदान होना चाहिए। जैसे साइकिल यात्रा का प्रोग्राम है, तो सब लोग व्यवस्थित रूप से ड्यूटियां लगा के अपनी साइकिल यात्रा को संपन्न करें, और जब संपन्न हो जाए फिर बचे हुए समय में 2-3 घंटे में अपनी बात भी रखें, अपने फोटो भी खिंचाएं, सारे काम करें। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि पेपर के टाइम हम लोग जो हैं आराम करते हैं और आराम के टाइम पेपर देते हैं? ऐसा कभी होता है? पेपर देने के लिए वही 2-3 घंटे का समय होता है, ऐसे अपने प्रोग्राम के लिए सफल करने के लिए वही 3 से 4-5 घंटे का प्रोग्राम होता है। वो सफल हो जाएगा तो बस यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और आपका मान सम्मान, यही आपके नेता के नज़रों में, आपके पदाधिकारियों के नज़रों में, समाज के नज़रों में बनता है। अब मैं जब आजमगढ़ पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि कुछ कार्यकर्ता बहुत हल्ला शोर कर रहे थे, मोटरसाइकिलों को ऐसे रेस दे रहे हैं और एक अजीब सी तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो मुझे बड़ी निराशा लगी कि ये लोग तो, जो समाज तैयार ही नहीं है, जो समाज ये नहीं सोच रहा है कि इससे क्या असर समाज पे पड़ेगा, वो लोग क्या जो है लोगों को तैयार कर पाएंगे जो खुद ही तैयार नहीं है। फिर मैंने सारी चीज़ें छोड़ के आजमगढ़ में उनको तैयार करने का काम किया। इसका हमें फ़ायदा जो है वो अम्बेडकर नगर मिला। जब हम अम्बेडकर नगर पहुंचे तो वहाँ कार्यकर्ताओं में एक बड़ा अनुशासन जो है वो देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन बातों को भी मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो दूसरे व्यक्ति की तो बात आप मानेंगे नहीं, तो फिर आप समझेंगे कैसे? तो मुझे बुनियादी बात समझाने की बजाय आपको सरकार कैसे बनानी है, सामना कैसे करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, ये सब बताने की जगह पहले आपको अनुशासन सिखाना पड़ रहा है। ये पिछले 6-7 साल में नहीं हो पाया। ये मेरे लिए बहुत कठिन विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर का पहला ही पन्ना जो है पूरा नहीं पढ़ पाए हैं लोग। अनुशासन सफलता की सर्वप्रथम पूंजी होती है। आपको याद है जब कोई आर्मी में जवान भर्ती होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग वो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में वो व्यक्ति 2 से 3 या महीने या 6 महीने या 9 महीने या 10 महीने या 1 साल ट्रेनिंग करता है, फिर वो जाके एक अनुशासित सिपाही बनता है। वो भी आपकी उम्र का ही होता है। मुझसे लोग कहते हैं, अरे भैया नौजवान लोग ये कहाँ समझ जाएंगे, ये तो कक्षा 1 के लोग हैं, कक्षा 10 की पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे? तो फिर मैं समझाता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में दर्द है, जो पैसे से नहीं आते, जो सुविधाओं से नहीं आते, जो भूखे पेट आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, साइकिल से आते हैं, किराया मांग के लाते हैं, किराया दिए बगैर आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में समाज के लिए दर्द है। इनको जो अगर थोड़ा समझाया जाएगा तो समझ जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को समझाने से लोगों के समझ में बातें आ जाएंगी, और जब समझ में बातें आ जाएंगी तभी वो दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे। क्या आपने देखा कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ा लिखा सकता है? इसलिए हमें जो लिखा गया है उसको पढ़ना चाहिए। हम लोग पढ़ते क्या है? जो दूसरे लोगों ने लिखा। हमें पढ़ना वो चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने लिखा, जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखे गए, माननीय काशीराम साहब लिखे गए, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले लिखे गए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लिखे गए, एक और यह मान्यवर राम स्वरूप वर्मा जी हुए, उन्होंने लिखा कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। क्या नहीं करती? 5 साल इंतजार अगर सरकार किसी और की बन गई तो सरकार अत्याचार करेगी, तो जिंदा कौम अत्याचार नहीं सहती। वो तो अत्याचार के खिलाफ जवाब देती है, अपना आंदोलन करती है। काशीराम साहब कहा करते थे कि जब आप विधानसभा में, लोकसभा बहुमत में ना हो तो सड़कों पर बहुमत में रहना, जिससे कि सत्ता तानाशाह ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है, तो विपक्ष की भूमिका इसलिए अदा करनी चाहिए कि जिससे कि सत्ता तानाशाह होकर लोगों के अधिकार न हड़पने लग जाए, लोगों पर जुल्म ज्यादती ना करने पर लग जाए, ऐसे कानून ना बनाने लग जाए कि लोगों का शोषण हो। आज की सरकार तो वही कर रही है, विपक्ष तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। देखिए महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, अन्य अत्याचार जारी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, इसमें घोटाला हो गया। वो बच्चे जो घोटाले के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं वो वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, उनके बहनों के हाथ तोड़ दिए गए हैं। एक बच्चे ने गोमती नदी में कूद के जो है वो कूद गया है हताश होके। एक बच्चे की गले की जो है ना, ये गले गर्दन को तोड़ दिया गया है। अब ये इसलिए किया गया है कि वो लोग डर जाएं, अपने घर चले जाएं मुकदमों डर के, और अपने अधिकार को ना मांगे। और ऐसा भीम आर्मी के लोग लंबे समय से सह रहे हैं। जब अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं तो पुलिस लाठी भी मार देती है, मुकदमा भी कर देती है, जेल भी भेज देती है। अब हमारे लोग पुलिस पे गुस्सा होते हैं,
वह कहते हैं भैया पुलिस ने ऐसा कर दिया। मैं उनको समझाता हूँ पुलिस जो होती है वो सरकार की होती है। जब आपकी सरकार आ जाएगी तो यही पुलिस वाले जो आज आपको लाठी मार रहे हैं ये आपको सलाम किया करेंगे। जब आप और अच्छे आगे बढ़ जाओगे तो ये आपके घरों पे ड्यूटियां करा करेंगे, आपसे कहा करेंगे साहब कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। समझ रहे हो? ये जो अधिकारी कर्मचारी आज आपके खिलाफ कानून बना रहे हैं, कल आपके टेबल पे चाय लेके आया करेंगे और पूछा करेंगे साहब बताइए कोई परेशानी तो नहीं है। जो काम आप इनको ले दिया करेंगे उनको उल्टे पैर दौड़ के जा जाकर उसको करके आया करेंगे। तो आप जिस चीज से ताकत तुम्हें मिलेगी उसको बनाने की तरफ आप लोग को झुकना चाहिए। और वो लोकतंत्र में, क्योंकि आप जो है लोकतंत्र में ना, ये राजतंत्र नहीं है जहाँ तलवारों से लड़ाई हो राज जीता जाए, बंदूकों से लड़ाई हो राज जीता जाए, तोपों से लड़ाई हो राज जीता जाए, लाठियां चले, नहीं। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके वोट का अधिकार दिलाया। तो जिसके पास वोट ज्यादा है उसका राज आ जाएगा, जिसका राज होगा वो कानून बनाने की ताकत उसके पास होगी। सोचो अच्छा आपका राज आ जाए और आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास चल के आए कि भैया हमारे यहाँ ग्राम समाज की जमीन तो बहुत है लेकिन गरीबों के पास जमीन नहीं है, तो हम चाहते जमीन मिल जाए। तो उसके लिए क्या आपको किसी लड़ना पड़ेगा? अगर आपका राज होगा आप कहोगे यहीं बैठ के एक आदमी एक प्रस्ताव बना देगा, वो कैबिनेट में पास हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, सारे जिलाधिकारियों को चला जाएगा, सारे एसडीएम को चला जाएगा। भाई हर गांव में जो ग्राम समाज की जमीन है उसको चिन्हित करके गरीब लोगों में पट्टे बांट दे जाए, उनको जमीन दे दी जाए। इस तरह से करोड़ों लोगों का भला एक आदेश से हो जाएगा। इसी तरह से अगर नौजवान लोग परेशानी लेके आएंगे कि भैया हमारे पास रोजगार नहीं है, तो सरकार किसी विभाग में भर्ती निकाल देगी। भर्ती निकाल देगी तो क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आप लोग फार्म भरोगे, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो कितने लोगों के परिवार का भला हो जाएगा एक कलम से, बहुसंख्यक लोगों का। तो हमें देखना चाहिए कि असली ताकत कहाँ है। असली ताकत में तो हमारे लोग भागते नहीं, नकली ताकत में भागते हैं। अब फोटो खिंचवाने भागते हैं, चित्र नहीं पकड़ते, चित्र पकड़ते, चरित्र नहीं पकड़ते, आंदोलन नहीं पकड़ते, संघर्ष नहीं पकड़ते, अपने भाई को काम करते देख के उस तरह काम करने की भूमिका में नहीं जाते। अगर हमारे लोग अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से समझ लें तो वो दिन दूर नहीं कि 2022 में ये सत्ता आपके हाथ में होगी, चाबी आपके हाथ में होगी, जिधर को चाहे घुमा देना, जो चाहे कानून बना लेना और अपने लोगों के गुलामी परेशानी को दूर कर देना। तो ये तो हुई भीम आर्मी के लोगों की बात कि 16 महीने हम लोगों ने जेल इसी विश्वास में काटी कि जब हम अपनी सच्ची बात को जाकर ईमानदारी से अपने लोगों के बीच में रखेंगे और वो लोग, नौजवान लोग इस बात को समझेंगे और वो लोग इस तैयारी को समझ के आगे बढ़ेंगे, तो देश, उत्तर प्रदेश में, देश में भी हमारा राज आएगा। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते। समझ रहे हो? तो तुम जिंदा लोग हो इसलिए यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने अपनी बात भीम आर्मी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख दी। अब एक जरूरी घोषणा, क्योंकि ये बात देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हमारे सारे कार्यकर्ता अपने अपनी ड्यूटी छोड़ के वो साइकिलों के आगे पीछे घूमते रहे। तो मैंने यहाँ की टीम से बात करके निर्णय लिया कि अब हम वॉलंटियर फोर्स बनाएंगे, आजाद समाज पार्टी वॉलंटियर फोर्स, ASP वॉलंटियर फोर्स, जिसमें एक संगठन बनेगा और वो संगठन के लोग ही सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, वो संगठन के लोग ही सारे प्रोग्राम की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेंगे। वही टीम जो है सारे अधिकारी, हमारे पदाधिकारी, नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और वही पूरे प्रोग्राम को व्यवस्थित रूप से कराएंगे। और उनकी बात प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके हर व्यक्ति को माननी पड़ेगी। इसलिए बहुजन को आजाद समाज पार्टी वॉलंटियर फोर्स जो है उसका निर्माण जो है आज 21 तारीख को भीम आर्मी के 6ठे स्थापना दिवस पे हम लोग करने जा रहे हैं, कि जिससे हमारे पास चिन्हित लोग हो जाए, वो चिन्हित लोग ही अपने काम को करें, बाकी सब लोग अपने अपने काम को करें, कोई किसी को धक्का ना दे, कोई किसी को परेशानी ना होने दे। क्योंकि अभी मेरी सुरक्षा के चक्कर में अपने लोगों को धक्के देते रहते हैं। ए रुक जा, जब मना किया था गेट बंद कर दो, किसने बोला? कौन हमसे बड़ा नेता है यहाँ? दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा मलेबाज वालों का। ये कौन सी विधानसभा के लोग आए? कहां से? हरदोई। कितनी दूर है यहां से? कितनी? कितना समय लगता है?
क्या समय दिया गया था? मजाक करते हो हमारे साथ हैं? ये क्या बात हुई? प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद आओगे? 1 बजे का प्रोग्राम था, 3:30 बजे तुम तो पुलिस से भी देर से चल रहे हो। जब घटना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, तब जाओगे? चलो इधर आओ, जल्दी फटाफट आगे भाग के चलो, जल्दी आओ और 1 मिनट में सब लोग व्यवस्थित हो जाओ। जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ, ऊपर नीचे। अब तुम लोग क्रांतिकारी साथी हो, मिशन मूवमेंट के साथी हो, समाज का सम्मान ही सब तुम्हारा सम्मान है। बैठ जाओ। ये बहनें यहाँ बैठ जाएं, ये इधर आ जाओ सामने। गुड़िया बेटा यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, सामने बैठ जाओ, स्टेज पे बैठ जाओ सामने। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ, वरना खड़े रहो चुपचाप और सुनते रहो। इसी बस 1 मिनट का समय खत्म हो गया। तुम आर्मी के सिपाही हो, आर्मी के सिपाहियों को एक टांग पे खड़े हो रह के भी अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब देखते हो भारतीय सेना के जवान वहां बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, तो 48 घंटे भूखे पेट खड़े रह के अपने देश की सुरक्षा करते हैं। अगर तुम समाज के हितैषी हो तो जैसे जहां जो खड़ा वही खड़े रहो, बस अब डिस्टर्ब मत करो। और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए रणनीति बनाने की बहुत जरूरत होती है। रणनीति बनाने के लिए पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों को, रणनीतिकार लोगों को भी रखना बहुत जरूरी होता है, जो काम करते हैं। तो अब हमने ये भी तय किया है, बना तो दिया बहुत दिन पहले था, कि हम एक अपना ब्रेन बनाएंगे। ब्रेन जो माननीय काशीराम साहब ने भी तैयार किया था, जिसने जो नीतियां बनाता था, जिसकी नीतियों पे, जिसकी समीक्षा पे टिकट और तमाम तरह की चीजें, कौन पदाधिकारी अच्छा काम कर रहा है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे हटाना है, कौन पदाधिकारी मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन पदाधिकारी किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए मिशन 78 काशीराम साहब का भी जो है आज उत्तर प्रदेश का प्रदेश संयोजक जो है बाल गंगाधर बागे जी को मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और संयोजक से वो आ जाए और नियुक्त करेंगे। बाल गंगाधर बागे जी बस्ती के रहने वाले हैं और प्रोफेसर हैं, और मुझे आशा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी काशीराम इनके दिए गए रणनीतियों पे काम करते हुए उत्तर प्रदेश में आने वाले कल में एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगा। चलो बैठ जाओ। बागी जी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी जिला के लोग, जिला कमेटियों के लोग, वो इनका नंबर ले लेना। अपने अपने यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी जुड़ना चाहते हैं उनको इनके थ्रू जुड़वा देना, और जब यूनिट बनेगी तो उसमें भी भागीदारी अदा करना, मीटिंगों में जाना, सीखना। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कैडर सिस्टम को भी चलाएंगे, जब आप ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेंड हो जाएंगे तभी तो दूसरे लोगों को ट्रेंड करेंगे। हमें उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ वर्कर तैयार करना है। कितना वर्कर तैयार करना है? 1 करोड़ वर्कर। एक आदमी जब चुनाव का समय आएगा 10 लोगों को तैयार करेगा तो 10 करोड़ वोट तैयार हो जाएंगे। कितनी वोट तैयार हो जाएंगी? तो 1 करोड़ वर्कर को तैयार करने के लिए इस संकल्प को भी आपको अपने दिल दिमाग में रखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति आज से जाने के बाद कम से कम 50 लोगों को 1 हफ्ते में जोड़ने का काम करेगा पार्टी की नीतियों से, सभी विधानसभाओं में, सभी जिलों में, जिससे कि ये लखनऊ मंडल जो है सबसे ताकतवर मंडल बन जाए। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, यहाँ हमारा संगठन सबसे मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो संगठन मजबूत करने का सिंपल तरीका ये है कि संगठन में जितने पद हैं, जितनी जिम्मेदारियां, उनको पूरा किया जाए। संगठन मंडल का, जिले का, विधानसभा का, ब्लॉक का, बूथ का तैयार किया जाए। आजाद समाज पार्टी काशीराम का भी, आजाद समाज पार्टी यूथ का भी, भीम आर्मी का भी, महिला मोर्चे का भी, जो भी हमारी यूनिट है सबका, किसान मोर्चा और मिशन 78 काशीराम, सारे संगठन को तैयार किया जाए, यानी कि ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। अनुशासन पे मैंने अपनी बात रख दी। मैं समझता हूं कि आपको इतनी जल्दी आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन मैं इस अनुशासन पे एक और बात रखना चाहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपके बहुत धीरे से समझ में आएगी। देखो, साइकिल यात्रा क्यों चुना गया? साइकिल यात्रा तो एक पार्टी का चुनाव, साइकिल तो एक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। तो साइकिल यात्रा क्यों चुना गया समझते हो?
साइकिल यात्रा चुनने के पीछे दो बड़े रीजन। पहला, जो मान्यवर काशीराम साहब के एक संदेश से मैंने लिया, जिसमें उन्होंने देखा पंजाब की एक रैली में कि नेता लोग तो बाद में आए थे, लेकिन उनकी पार्टी के जो समर्थक थे, जो उनकी पार्टी से, उनकी विचारधारा से, काशीराम साहब से प्यार करते थे, उन पे विश्वास रखते थे, वो 40-40 किलोमीटर साइकिल चला के अपने बच्चों को बिठा के, अपनी बीबी को बिठा के उस आंदोलन में, उस रैली को सफल करने के लिए आए। तो काशीराम साहब को ये विश्वास हुआ कि इस पैसे वाले लोकतंत्र में ये गरीब व्यक्ति जिस पे साइकिल है, ये चुनाव तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन इसका समर्पण कितना बढ़िया है, ये कितना समर्पित है अपनी पार्टी को, इसलिए उन्होंने सस्ते संसाधनों पे साइकिल यात्रा शुरू की कि इससे जो है, जो लोग साइकिल चलाएंगे वो लोग पार्टी के सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता होंगे, वो बिकेंगे नहीं, वो किसी लालच में आके अपनी पार्टी की बदनामी नहीं करेंगे। अगर उनको जिलाध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से, किसी पद से हटा दिया जाएगा तो किसी की बातों में आके अपनी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, वो समझेंगे कि हमें अपने पार्टी के प्रति समर्पित भावना से काम करना है। ये लड़ाई पदों की नहीं है, पद तो इतनी पार्टियों में तमाम जगह मिल गए, 131 MP SC ST के बैठे हुए हैं, इतने ही विधायक यहाँ बैठे हजारों की संख्या में, क्या तुम्हारा भला हो रहा है? तो भला करने वाले लोग तो यहाँ बैठे हैं जिनको सदन में बैठना था, इसलिए जो है तुम्हारा भला नहीं हो रहा। तो इसलिए साइकिल को साधन चुना गया कि साइकिल के माध्यम से, क्योंकि जब हमारी बात हुई तो ये भी महसूस किया गया कि साइकिल प्रचार का एक सबसे बड़ा साधन है। कैसे कि एक आदमी गाड़ी में कोई जाएगा, 10-20 गाड़ी जाएंगी तो आदमी देखेगा और कह देगा कोई पैसे वाला जा रहा है, लेकिन जब हमारी आजाद समाज पार्टी का वर्कर झंडा लगा के, तख्ती लगा के और नारेबाजी करते हुए जिस भी क्षेत्र से निकलेगा, तो वहां के लोग ये देखेंगे जरूर कि भाई ये कौन आदमी है जो 40-42 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मी में पसीना चू रहा है, बारिश पड़ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ये भूखा प्यासा कौन व्यक्ति घूम रहा है। जब वो उसको देखेगा तो वो उसकी पीड़ा को समझेगा भी, और वो उसको, उसकी मेहनत को देखेगा भी, और मेहनत को देखने के बाद ये भी महसूस करेगा कि ये जो पार्टी है ये मेहनती लोगों की पार्टी है, इन लोग मेहनती लोगों को समर्थन करना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन उसके साथ काशीराम साहब ने जब साइकिल यात्रा शुरू की थी 4200 किलोमीटर की, तो एक अनुभव उन्होंने अपना साझा किया। वो अनुभव क्या साझा था? वो ये था कि 40-42 दिन की साइकिल यात्रा में हमने ये सीखा कि हम समय पे सूर्य निकलते ही तो उठ जाते थे, और सूर्य ढलते ही सड़क से नीचे आ जाते थे, और फिर अपने आप सब लोग, 2 मेटाडोर हमने ली थी, 100 साइकिलें थी। एक मेटाडोर आगे चलती थी जिसपे माइक लगा हुआ था, एक मेटाडोर पीछे चलती जिसमें सामान रहता था। फिर सब लोग अपने अपने सामान को निकालते थे, जहां जगह मिलती थी लेट जाते थे, फिर जो रूखा सूखा मिलता था उसी रूखे सूखे से अपना काम चलाते थे, और फिर उस रूखे सूखे खा के अगले दिन फिर इस संकल्प को करने को याद रखते हुए कि जैसा जीवन हम लोग बिता रहे हैं, ऐसा ही जीवन इस भारत में रहने वाले करोड़ों लोग भी बिता रहे हैं। वो रूखा सूखा खा के, फटे कपड़े पहन के, धूप छांव गर्मी में पसीने में परेशान होते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। हमें संकल्प लेना है कि हमें, उस समय की बात बता रहा हूँ, उन सब की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए उनके जैसे जीवन को जी के उनको इस जीवन से मुक्ति दिलानी है, उनको इस जीवन के, इस गुलामी की जिंदगी से मुक्ति दिलानी है, एक अच्छा जीवन देना है। तो इसलिए उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब सब लोग इस तरह करने लगे तो जो लोग साइकिल यात्रा में शामिल हुए थे वो अनुशासित भी हो गए। उनको ये भी पता लग गया कि साइकिल आगे नहीं निकालनी है, साइकिल पीछे चलानी है। उनको ये भी पता लग गया क्या क्या परेशानियां आती हैं। इससे क्या हुआ कि एक अनुशासित कैडर का निर्माण। इसलिए मैंने आपसे साइकिल भी चलाई कि आप लोग समझे कि जब आप साइकिल चलाते हुए जाएंगे तो कहीं कठिन परेशानियां, कहीं कटीला रास्ता आ जाएगा, कहीं बारिश पड़ी होगी, गारा हो रहा होगा, धूप होगी, तो आप लोग खाना भी अपने आप जुटाओगे, तमाम चीजें अपने आप करोगे। और भविष्य में मैं भी जो जनपद बच गए उनमें जाके साइकिल यात्रा को चलाऊं, और एक यात्रा हम पूरे देश में करेंगे जब लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। वो यात्रा हम 4200 किलोमीटर के करीब ही रखेंगे कि जिससे मान्यवर काशीराम साहब की अधूरी बात को पूरा करने के लिए पूरे देश में हम लोग संदेश दे सकें। लेकिन उसके लिए मुझे गीदड़ों की जरूरत नहीं है, योद्धाओं की जरूरत है, जो भूखे प्यासे रह के, तमाम तरह की सुविधाओं से दूर रह के, एसी की परवाह न करते हुए, धूप की परवाह न करते हुए, लड़ने की भूमिका में अपने समाज की पीड़ा को समझते हुए अनुशासित रूप से उस आंदोलन में भागीदारी करें। और जब वो आंदोलन चलेगा तो मैं आप लोगों से नाम लूंगा जो उस पूरी यात्रा में शामिल रहना चाहेंगे। मैं उन सब लोगों से नाम लूंगा, और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से, जो उस समय तो मान्यवर काशीराम साहब ने 10,000 रुपये इकट्ठा किए थे साथियों से, और 7,500 रुपये का सामान खरीद लिया था, इस विश्वास के साथ कि जब हम अपनी बात को लेकर गांव में, मोहल्लों में जाएंगे तो हमारे लोग रोटी की व्यवस्था अपने आप करा देंगे। एक घटना भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आंदोलन कैसे चलता है।
मान्यवर काशीराम साहब उसी साइकिल यात्रा के बीच हमारे यहाँ भी आए। देर होने के कारण और संख्या ज्यादा होने के कारण लोग वो गांव में तो गए, लेकिन अपने लोगों के हालात जानते थे, तो उनसे ये नहीं कह पाए कि रोटी की व्यवस्था करा दो। तो कार्यकर्ताओं कहा कि जाओ देखो कुछ कपड़े वपड़े का व्यवस्था हो जाए सोने के लिए। तो सारे कार्यकर्ता गांव में गए और अपने समाज के लोगों से जा जाके कपड़े की व्यवस्था करके लाए और सब लोग भूखे सो गए। सबको भूख लगी थी, लेकिन काशीराम साहब ने भूख की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये गरीब समाज जो है इतने लोगों के खाने की व्यवस्था एकदम से नहीं कर सकता था। तो यानी कि भूखे प्यासे रह के और अपनी खुशियों को मार के अपनी मेहनत, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए कि आंदोलन कैसे चलता है। ऐसे चला के आंदोलन और अपने हिस्से की रोटी अपने भाई को देके तब जाके जो है ना गैर बराबरी और भाईचारा, गैर बराबरी दूर की जाती है और भाईचारा बनाया जाता है। तो आपको इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठाना चाहिए। अभी हमारे लोग क्या करते हैं, फोटो के चक्कर में मीडिया के सामने, अरे मीडिया आ गई तो सब लोग भाग दौड़ के मीडिया के सामने चले जाएंगे। क्यों भाई? जिन लोगों ने तुम्हें इतने लंबे समय तुम्हारी बात कभी नहीं दिखाई, आज तुम उनके सामने खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। तुम्हें तो इतनी ताकत बनानी चाहिए कि तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी बने कि जब तुम्हारा कोई भी नेता है तो कार्यालय के बाहर जो है ना गाड़ी खड़ी और वो कह रही हो कि देखिए आज फलानी जगह से आजमगढ़ से फलाना नेता पार्टी के पहुंच चुके हैं, पार्टी की मीटिंग चलेगी अंदर है। मऊ से इतने बढ़िया नेता जो हैं, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर से, बाराबंकी से, लखीमपुर खीरी से इतने बढ़िया नेता जो है, फलाने नेता, कश्यप समाज के नेता, पाल समाज के नेता, कुर्मी समाज के नेता हैं, बहुजन समाज के नेता, दलित समाज के नेता, मुस्लिम समाज के नेता, प्रजापति समाज के नेता, वो जो फलान इतने बड़े नेता पार्टी के वो पहुंच चुके हैं। तब जाके हमारी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। जैसे अभी आप मीडिया देखते बेवकूफ की तरह हो जाते हो, क्या करोगे उसका? रोतोन मीडिया के लोगों को गाली देते रहते हो कि मीडिया हमारी बात नहीं दिखाती। जैसे वो तुम्हारे सामने आते तो उनके आगे नतमस्तक हो जाते। क्यों हो जाते हो? मैं तो नहीं मानता। मैं तो तुमने देखा टीवी चैनल पे धमकाता रहता हूँ उनको। इसलिए धमकाता रहता हूँ कि मुझे मेरी समझ में आता है कि ये जो लोग यहाँ बैठे यही हमारा मीडिया है। जब आपको जो बात मैंने समझाई और आप लोग गांव-गांव जाके लोगों को समझाओगे तो लाखों लोगों तक हमारी बात चली जाएगी। यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई पार्टी ऐसी है जो बिना पैसे दिए लोगों को बुलाती हो? है कोई पार्टी ऐसी? क्या कोई पार्टी ऐसी है कि वो दारू, खाना, बस की व्यवस्था कराए बगैर उसके लोग जाते हो? अगर एक पार्टी है तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है पूरे देश में। समझ रहे हो? थोड़ा सा है। आज तो हमारे लोग बिस्लेरी का पानी पीने लग गए हैं। एक दिन वो भी था आपसे 100 साल पहले, अभी 101वां साल चल रहा है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां जानवर पानी पीते हैं वहां पानी पिलाने का अधिकार दिलाने के लिए भी सत्याग्रह किया, लाठियां लगी। समझ रहे हो? अभी 100 सालों में आप लोग अपनी हैसियत को नहीं पहचान पाए हो कि आपके साथ क्या क्या जनजाति होती थी, कौन करता था, किसने आपके अधिकार छीने थे, और आप दुश्मन की बात को बड़ी करते रहते हो। बताओ, दुश्मन जो है, जो अंदर से तुम्हारे खिलाफ जो है षड्यंत्र करता है, वो तुम्हारे दलों में बैठ कर तुम्हारी भलाई का काम कर देगा कभी? आज तो तमाम पार्टियां तमाम तरह के सम्मेलन करने की बात कर रही है। उन सम्मेलनों से तुम्हारे समाज का भला हो जाएगा? वही लोग तो सभी सरकारों में बैठे हैं, वही लोग नेता हमारे दलों से बन जाएंगे। तुम नेता कब बनोगे भाई? समझ रहे हो? तो हमें बहुजन समाज बनाना है। आजाद समाज पार्टी बनाना बहुत आसान काम था, एक दिन का काम था। हमने ऐसे ही तैयार किया और सब लोगों ने घोषणा कर दी। लेकिन आजाद समाज बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुजन समाज बनाना बहुत बड़ा काम है। टुकड़ों में बटी हुई इतनी जातियों को एकजुट करना, अपनी बात समझा के भाईचारा बनाना और उनको वोट के लिए तैयार कराना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और वोट की सुरक्षा करना, मैं लगातार समझाता रहता हूँ, मैंने बोर्ड पे भी समझाया था, कुछ साथियों ने सीखा होगा कि 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वोट की कीमत, कि वोट किस कीमत में हमें मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान किए, वो तुम्हारे परिवार के लोग थे, तब तुम्हें वोट का अधिकार मिला। फिर वोट की सुरक्षा, कि वोट की सुरक्षा काशीराम साहब ने कहा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। वोट किसी को बेचनी नहीं है, वोट किसी को बांटनी नहीं है। वोट सम्मानित व्यक्ति को, जिस पे आपको भरोसा है, उसको सौंपनी है। समझ रहे हो? वोट से निर्माण, कि अगर आज हमारी हालत बन गई है
तमाम तरह के उल्टे सीधे कानून हमारे खिलाफ लागू हो गए हैं और तमाम तरह से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये वोट से जो निर्माण हुआ है, दूसरों की वोट ने और हमारी गलती की वजह से जिस चीज़ से निर्माण हुआ, दूसरे की ताकत का, उसकी वजह से ये हुआ है। अगर हम अपनी वोट का सही प्रयोग करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है। और वोट के परिणाम, अगर आपने सही व्यक्ति को वोट दी तो आपकी बात आगे बढ़ेगी, आपके लिए कानून बनेंगे, और गलत व्यक्ति को वोट दी तो उनकी बात आगे बढ़ेगी, आपके खिलाफ कानून बनेंगे। समझ रहे हो? कानून है, संविधान है, लेकिन उसको लागू कराने वाले लोग नीति नहीं है। इसलिए आपको, आप जैसे लोगों को जिनकी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, उनको मैदान में जाना चाहिए। समझ रहे हो? और उसको जाने के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण। अभी का जो लोकतंत्र है उसमें पैसे वालों की बात होती है। जब आप सुनेंगे तो हर एक चुनाव को लड़ने के लिए 2-3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है विधानसभा की। पड़ती है नहीं पड़ती है? आप में से जितने लोग यहाँ बैठे, जरा हाथ उठा के बताओ किसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो चुनाव अगर लड़ने जाओगे, अगर नहीं है तो जमा पूंजी होगी, कहीं जमीन होगी, कोई गहने वहने होंगे, उसको बेच दोगे, और फिर अगर ना जीते तो बर्बाद हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे, फिर कर्ज उतारते फिरोगे। तो इसलिए लोकतंत्र को सस्ता करना है। कैसा सस्ता? कि सीमित संसाधनों पे जैसे दूसरे लोग फ्लैक्स लगाते हैं, और हमने अपने लोग कहा कि वॉल पेंटिंग कराओ, दीवारों पे लिखो, खुद से जा जाके सीखो, अपनी पार्टी का नाम लिखना सीखो, उनके नारे लिखने सीखो, अपना नाम लिखना सीखो, और जा जाके दीवारों पे लिखो जो लंबे समय तक रहे। समझ रहे हो? जब सीख जाओगे तो 10 मिनट में कर दिया करोगे। अभी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आएगा, चुनाव चिन्ह दूसरी पार्टियों के पहले चुनाव चिन्ह आपकी पार्टी का आएगा, आपको बताना पड़ेगा, तो उसको बनाना सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अपनी पार्टी के लिए जो भी योगदान आप कर सकते हो वो करना चाहिए। इसलिए हमने सस्ते संसाधन, साइकिल कि ज़्यादा तेल ना खर्चो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उसके साथ दीवार पेंटिंग, उसके साथ छोटे छोटे झंडे, तख्तियाँ। टीवी पे तो हमारा प्रचार नहीं होता, इतनी सी खबर दिखाते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतने लोग समूह को नेतृत्व करते तब। समझ रहे हो? इतने बड़े बड़े हमारे कोई विज्ञापन नहीं आते, कहीं बड़ी बड़ी दीवारों पे हमारे फ्लैक्स नहीं लगे हुए हैं। तो छोटे छोटे साधनों पे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस लोकतंत्र को सस्ता करने के लिए कि एक गरीब का बच्चा, मेरे जैसा बेटा भी, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा भी सपना देख सके अपने समाज की भलाई का, आगे बढ़ सके, और उस समाज को, सपने को लेके अपने सपने को सफल करने के लिए, जैसे एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता? बताओ। अगर आईएएस में ऐसा होता कि जिसके पास 5 करोड़ रुपए होंगे वही आईएएस बनेगा, तो कोई क्या गरीब का बच्चा आईएएस बन पाता? लेकिन क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है, वहां भी कंपटीशन होता है, इसीलिए कंपटीशन तो हो, लेकिन उसका माध्यम काम हो, टिकट का माध्यम, टिकट का पैमाना काम हो, पैसा ना हो। तो इसलिए आपको ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ना बिकने वाला समाज जब बन जाएगा तो ना बिकने वाले नेता अपने आप तैयार हो जाएंगे। जो नेता भी समाज को बेचने काम करेगा, समाज उसको एकदम हटा देगा। समझ रहे हो? जब समाज तैयार होगा तो हमें ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए समाज के बीच में जाके अपनी बात को रखना है कि वोट की जरूरत क्यों है और वोट से क्या तैयार होगा। समझ रहे हो? एक और बुनियादी बात, अगर बहुत तेज बारिश हो जाए, ये किसानों से जुड़ी बात है, लेकिन समझ आपको वहीं आएगी जहां समझाना चाहता हूं। समझ रहे हो? अगर तत्काल बहुत तेज बारिश हो तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है, वो तोड़ के कोई भी जो है मेड़ या कोई भी खेत का वो बह जाएगा बाहर। लेकिन अगर धीमी धीमी बारिश होती तो किसान भी खुश हो जाता नहीं हो जाता है? जो खेती करते हैं वो जानते होंगे, वो समझते हैं कि धीरे धीरे जो बारिश हो रही है ये धीरे धीरे मिट्टी में गहराई तक चली जाएगी, इसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी, तो लंबे समय तक इसका लाभ खेत को मिलेगा। तो ये सस्ते संसाधन मैंने तैयार किए हैं, जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के स्पीड से जो साइकिल आप चला रहे हो ना, उसकी बात जो है बहुत गहरी जाएगी समाज के मन में, वो ऐसे जड़ में बैठ जाएगी समाज के। वो ये देख लेगी, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो चुनाव के बीच आते हैं, जब चुनाव आता तब आप कहते हैं अरे भैया चाचा ताऊ वोट दे दो। एक तरफ वो लोग हैं जो जहाँ अन्याय अत्याचार हो, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना संसाधन देखते, ना कुछ देखते, और मेहनत करते रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं, और वो साइकिल से चल चल के मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। जनता की जहाँ बात समझ में आई तो पासा एकदम पलट जाएगा। समझ रहे हो? समझाएगा कौन? जनता को कौन समझाएगा? तुम्हें तो मैं समझाकर ट्रेंड कर दूंगा, जनता कौन समझाएगा?
तो जब तक आप लोग तैयार नहीं होंगे तब तक भला नहीं होगा, समझ रहे हो? कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कानून तो बना सकता है बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, लेकिन उसको लागू कौन कराएगा? बहुसंख्यक लोग, समझ रहे हो? जब ये समाज तैयार होकर अपनी सरकार बनाएगा तभी कानून बनेगा, समझ रहे हो? अगर एक वोट से बिहार हो तो क्या विधायक बन जाएगा तुम्हारा? और विधायक नहीं बनेगा तो क्या वो तुम्हारे लिए कोई बजट करवा देगा लागू? क्या कोई नीति बना देगा? कोई मामले को उठा देगा? 130 करोड़ लोग भी सड़क पे खड़े हो गए, कोई कानून नहीं बनाते। कानून बनाने की ताकत जो है वो क्या तो विधायिका पे है या फिर लोकसभा में संसद के पास। वहां अपने नुमाइंदों को भेज के उनके जरिए अपने काम को, अपनी बात को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अब मैं भारत बात जो है, जो आदेश प्रोग्राम का है वो जानकारी मैं ले लूंगा, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। फिर सभी कार्यकर्ताओं से थोड़ी देर मुलाकात की जाएगी, सभी टीम से उनको दिशा निर्देश किया जाएगा। और सम्मानित करने के लिए तो मेरे पास जिन लोगों ने साइकिल चलाई यही है कि आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आपके जिलों मुख्यालयों पे हम लोग जो है आपको सम्मानित जरूर कर रहे हैं। देखो भाई, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, समझ रहे हो? कोई काम नामुमकिन। शर्त एक है कि हर जितनी भी चाहत आप रखते हो उतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? अगर आप IAS बनना चाहते हो तो 12-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सुनते रहना। अगर चपरासी क्लर्क बनना चाहते हो तो 8 घंटे 6 घंटे में काम चल जाएगा। और अगर आप सरकार बनाना चाहते हो तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने घंटे काम करना पड़ेगा? महीने आप पे 5 से 7 महीने हैं। 24 घंटे काम करोगे, गांव-गांव जाके लोग तैयार करोगे, लोग तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। जो दिशा निर्देश हुआ, झंडे लगाओगे, अपनी बात को रखोगे, सरकार बनाने की बात करोगे तो अच्छा बन जाएगा। देखो, जिस आदमी को जो जरूरत होती है वो वही बात करता है। जैसे आपको जरूरत है रोटी की, तो आप लोगों से क्या बात करोगे? जाके रोटी की बात करोगे, रोटी की मांग करोगे, तो किसकी मांग पूरी होगी? रोटी की। अगर आप खुद से बात करोगे कि भाई हमें अपना राज लाना है, तो राज कैसे लाना है उसके आइडिया आपके पास आ जाएंगे। जब आइडिया आ जाएंगे तो आप धूप भी नहीं देखोगे, आपको धूप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किसान का बिगाड़ती है धूप कुछ नहीं, बारिश बिगाड़ते किसान का कुछ नहीं, तूफान बिगाड़ता उसके इरादों का कुछ नहीं। अगर आपके अंदर ये फौलादी इरादा जाग गया कि भाई हमें अपनी सरकार बनानी है और हमें लोगों को तैयार करना है, तो कोई भी चीज आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो किसी परेशानी में नहीं रोजना है, किसी के साथ झगड़े में जाना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। अपनी पार्टी की नीतियां रीतियां लेके, सिद्धांत लेके जनता के बीच में जाके अपनी बात को बढ़ानी है, समझ रहे हो? एक चीज और आखिरी बात बता देता हूं, जैसा समाज होता है ना वैसे वो नेता चुनता है। तुम लोग लड़ाकू लोग हो, तुम लोग स्वाभिमानी लोग हो, तुम लोग जिस चीज से परेशान हो उससे मुक्ति चाहते हो, गुलामी को काटना चाहते हो, अपने लिए रोजगार चाहते हो, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हो और आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे चुना। अगर तुम चोर होते, लुटेरे होते, जालसाज होते, धोखा देने वाले होते, तो ऐसे व्यक्ति को चुनते जो लोगों को धोखा देता है। ना तो मैं खुद धोखा देता हूं, ना आपसे अपील करूंगा कि अगर किसी भी स्वार्थ से आप जुड़े हैं, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को ठगने के लिए, मेरी बराबर में फोटो खिंचवा के आम जनता के बीच में मेरा फोटो दिखा के किसी से रुपए लूटने के लिए, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, तो मैं ऐसे लोगों का कभी समर्थन नहीं करूंगा, कभी, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना। मैं उन्हीं लोगों का समर्थन करूंगा जो ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं मानता हूं कि मेरा परिवार तो वहां गांव में है, लेकिन मेरा परिवार तो यही है जो सुबह शाम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए काम करते हैं। आप ही लोग मेरा परिवार। अगर मैं ये भी समझता हूं कि ये परिवार पूरे 5 साल तो आंदोलन करता है, जेल जाता है, मुकदमे झेलता है, लाठी खाता है, बेइज्जत होता है, अपमानित होता है, अधिकार नहीं है इसके पास, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो गुमराह हो जाता है। तो आप तो हमारे लीडर हैं, आप इस समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता तो वो लोग हैं जो गांव-गांव में रहते हैं, जिनको आपको तैयार करना। आप नेता लोग हो गए सब लोग। आप गले में नीला पटका पहनते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो आप नेता हुए या नहीं हुए? तो नेता व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
नेता व्यक्ति को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और 4 सिद्धांत मैंने आपको दिए हमेशा। क्या? पहला, ईमानदारी। अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदारी नहीं रख रहा है काम के प्रति, ठीक है। दूसरा, संघर्ष। जो व्यक्ति कह रहा है कि हमसे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो यानी कि वो काम करने में संघर्ष की भावना का निर्माण नहीं कर रहा, वो मेहनत नहीं कर रहा है। तीसरा, संकल्प। वो संकल्प नहीं लेना चाहता कि उसको अपनी विधानसभा, लोकसभा में, जिले में कुछ करके दिखाना है। वो पार्टी के साथ सच्ची भावना नहीं रखता, तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। और चौथा जो अंतिम है वो क्या है? क्या है वो बताओ? हाँ, तो फिर वो है त्याग। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मुझे सुन के और उसको आत्मचिंतन नहीं करते। मैं बार बार चिल्लाता रहता हूं कि त्याग के बिना कुछ नहीं होगा। जिस महापुरुष ने त्याग किया वो इतिहास में अजर अमर हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर को हम क्यों जानते हैं? क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर थे? वो कानून मंत्री इसलिए जानते हैं, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमें जो है दिया। किसलिए जानते हैं हम लोग उन्हें? किसलिए जानते हैं हम लोग उन्हें? देखो कैसे घूमे भरे बैठे, सब कुछ बाबा साहब की वजह से। और मैं पूछ रहा हूँ क्या क्यों जानते हैं उन्हें? तो बस थक गए वो। अरे यार, इतनी बड़ी लड़ाई, ऐसे कठिन रास्ते आएंगे, ककरीले रास्ते आएंगे, लाठियां चलेंगी, गोलियां चला देंगे लोग, बूथ कैप्चर करेंगे, तमाम तरह से जोर दबाव लगाएंगे, कहेंगे पैसे दे देंगे तुम्हें, तुम पे आरोप लगाएंगे। कैसे लड़ोगे तुम लोग बताओ? जो इतने कमजोर से होकर बैठ गए घंटे में। मैं पूछ रहा हूँ कि किस लिए याद करते? तो ये क्या बात है? किस लिए याद करते बाबा साहब को बताओ? हाँ, कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। वो चाहते तो जाकर अमेरिका में बस जाते, अपने परिवार को बसा लेते, अपने बच्चों का जीवन बचा लेते, लेकिन उन्होंने उनके जीवन की नहीं, हमारे जीवन की परवाह की। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को ना तो हमारी जाति के थे, ना बिरादरी के थे, ना कहीं के गांव के थे, ना कस्बे के थे, फिर भी हम उनको क्यों अपना मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया। इसी तरह से माननीय काशीराम साहब की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन जाते, वो चाहते राज्यपाल बन जाते, वो चाहते बहुत पैसे वाले व्यक्ति बन जाते, वो चाहते तो देश दुनिया में कहीं भी जाके अपना महल बना लेते। क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया उन्होंने महल बना लिए, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा इस समाज से अपने लिए नहीं लिया और जैसे आए थे ऐसे चले गए। तो इसलिए हम उनको नेता मानते हैं, उनको याद करते हैं। समझ रहे हो? तो तुम भी काशीराम साहब को नेता मानो, और उनको मानने के लिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे लोग उनको पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं है तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि पढ़ते नहीं तो जानते नहीं है। अच्छा सोचो, अगर आपने कक्षा 10 की पढ़ाई नहीं की तो कक्षा 10 का पेपर दे दोगे? तो अपने महापुरुषों को पढ़ा करो। पढ़ोगे तो उनके दर्द पीड़ का एहसास आपको हो जाएगा। मुझसे लोग पूछते हैं भाटी जी की भाई अध्यक्ष जी इतना काम कैसे कर लेते हो? तो मैं उनको यही बताता हूँ कि जब आप अपने महापुरुषों को पढ़ोगे, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ोगे, उनके बलिदान को पढ़ोगे, उन्होंने जो अपमान परेशानियां से उनको पढ़ोगे, माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ोगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को पढ़ोगे, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ोगे, तो आपके अंदर जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ोगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो आपके अंदर वो दर्द पैदा हो जाएगा। जब दर्द पैदा हो जाएगा तो फिर आप उस दर्द की दवाई को ढूंढता फिरोगे। जैसे हमारे एक सीनियर आदमी ये कहते हैं कि भैया जिसे बुखार नहीं होता आप उसे बुखार की दवाई दे दोगे, क्या वो लेगा? बताओ लेगा या नहीं लेगा? लेकिन अगर उसे बुखार हो रखा हो, कोई आदमी आ जाए कि मेरे बुखार की दवाई, तो क्या कहेगा वो? एकदम से खिलाओ दे दो। समझ रहे? तो अपने अंदर दर्द पैदा करो। वो दर्द आता है कैडर से, तो हम लोग कैडर कराएंगे, इतिहास की जानकारी होगी, दर्द पैदा होगा। दर्द पैदा होगा तो आप घर से निकल के माननीय काशीराम साहब के दिखाए रास्तों पर चल के अपने समाज को शासक समाज बनाने के लिए काम करोगे। अब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। कुमार गौतम जी, तुम लोग बैठो। विजय कुमार गौतम जी माननीय काशीराम साहब के साथ मूवमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर जो व्यक्ति उस समय की मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, उन सिद्धांतों को मानता है, अगर वो आज आजाद समाज पार्टी जुड़ रहा है, तो समझते हो ये कितने बड़े उसकी बात है परिवर्तन की, कि आज उस समय के जुड़े हुए व्यक्ति को भी भरोसा हो गया कि अगर बाबा साहब और काशीराम साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी काशीराम है। समझ रहे हो? तो मैं सत्य विजय कुमार गौतम जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आंदोलन आपके अनुभव से, नौजवानों के जोर से, जुनून से एक बड़ी ताकत बनेगा। धन्यवाद। बैठे। और श्री चमकौर सिंह जी को लखनऊ मंडल में उपाध्यक्ष जो है हम लोग बनाते हैं। यहाँ जाओ। अब
बहुजन कहने से बहुजन नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ती है। इस बहुजन में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो दलित है। दूसरे नंबर पे नहीं, बड़ा तो ओबीसी है भाई, गलत हो गया, तो ओबीसी है बड़ा, लेकिन ओबीसी समाज के लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनको भी अपने मूवमेंट के साथ जुड़ना है। तो चमकौर सिंह जी का, पाजी जी का मैं स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ आपके मान सम्मान की रक्षा होगी। आप लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं। आज घोषणा हो रही पद की, आपने साइकिल यात्रा में भी बड़ा रोल अदा किया। सीतापुर, लखीमपुर खीरी में आपने साइकिल यात्रा चलाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी बैठ जाइए, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, उस समय ये तारीख जब ये प्रस्तावना तैयार हुई 26 नवंबर 1949 थी। आज हम लोग 21 जुलाई को संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करेंगे। ये तो हुई संविधान की प्रस्तावना। मैं बस एक बात आपसे शेयर करके फिर आपका संकल्प पढ़वाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर आगरा आए। आगरा में उन्होंने एक भाषण दिया, रोते हुए क्या कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप अपने अंदर आकलन करो कि आप उनमें से कोई एक तो नहीं हो। अपने से सवाल पूछना घर जाके, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेके आया। अगर तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। क्या तुम उनमें से पीछे हटाने वालों में से कोई एक हो? अपने अंदर आत्मचिंतन करना। फिर उन्होंने ये कहा, जो मैंने आज फेसबुक पोल से भी लिखा, कि मेरे जाने के बाद मुझे मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। आप भारतीय संविधान की सुरक्षा करना। आज आरएसएस बीजेपी के लोग चिल्ला के कहते हैं मंच से, कोई कहता है, कोई बाबा कहता है कि नई संसद में नई संविधान के साथ प्रवेश करो। कोई बोर्ड पे लिखवा देता है मध्य प्रदेश में कि ये निकम्मा संविधान है, ये बराबरी नहीं देता, इसको खत्म करो। और संविधान के वजह से जिनको अधिकार मिले वो लोग चुपचाप अपने घर में बैठ के टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और ये कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब लोग मिलकर करेंगे पूरा। कौन सा मिशन पूरा करोगे जब संविधान खत्म हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? तो ये भी आत्मचिंतन करने का विषय। और अंतिम जो लाइन थी वो ये थी कि मैं आराम से मरना चाहता हूं। मैं इस तलाश में हूं कि कोई नौजवान इस तंबू का बम्बू बन के इस कारवा को आगे चलाए और त्याग समर्पण की भावना से, ईमानदारी, संघर्ष की भावना से, संकल्प की भावना से, जो सपना मैं देखता हूं कि बहुजन राज आए, भारत में वंचित वर्ग के लोगों का राज आए, जो सपना मान्यवर काशीराम साहब भी देखते थे, उसको पूरा हो जाए सपना। ऐसा भी वो चाहते थे। क्या आप उस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाबा साहब के मिशन से धोखा करने वाले लोग हैं? क्या आप बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं?
क्या आप बाबा साहब के मिशन से अपने बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाना चाहते हैं? क्या आप बाबा साहब के मिशन को तैयार करके सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं? और जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी तो तब यहाँ मानवता कल्याण के विषय पे बात होगी। मानवता कल्याण वाला राज जो है, जिसको सतगुरु रविदास जी महाराज कहते थे बेगमपुरा राज। कौन सा राज? ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन वन, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। समझ रहे हो? जिस राज में ना किसी को डर हो, ना भय हो, ना परेशानी हो, ना रोटी रोजी की परेशानी हो, ना चोरी लुटाई की लूट मचाई की परेशानी हो, ऐसा राज स्थापित हो। समझ रहे हो? अब हम लोग संकल्प पढ़ेंगे, क्योंकि आज वॉलंटियर फोर्स की भी घोषणा हो गई है। हमारा रक्षक दल भी तैयार हो गया है। जब उनमें से आप में से चिन्हित करके नौजवानों को उसमें रखा जाएगा, उनकी बात सारे पदाधिकारियों को माननी पड़ेगी। जो रूपरेखा प्रोग्राम की वो देंगे, उसी हिसाब से व्यवस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी मानूंगा। दूसरा, आज हमने मिशन 78 काशीराम का उत्तर प्रदेश का संयोजक भी नियुक्त कर दिया। हमारा जो है ब्रेन भी तैयार हो गया। अब हम पे रक्षक भी है, हम पे दिमाग भी है। अब हमें जोश जुनून के साथ काम में जुटना है। तो आज 21 जुलाई 2021 को हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास, सच्चे त्याग की भावना से, ईमानदारी, संघर्ष, संकल्प की भावना से उत्तर प्रदेश के अंदर अपने विधायकों को जिताकर भेजेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार को बनाने का काम करेंगे। हम किसी भी तरह के प्रलोभन, लालच, अवसर, झूठ में भरोसा नहीं करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम के त्याग बलिदान को समझते हुए, सच्ची तमन्ना रखते हुए, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अक्सर निकलकर, गांव-गांव जाकर, पांव-पांव जाकर, अंतिम व्यक्ति तक भी अपनी बात को पहुंचाकर उत्तर प्रदेश में मानवतावादी बहुजन स्वराज की, बहुजन राज की, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की बात करेंगे और इसको साबित भी करके दिखाएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों के सच्चे सपूत हैं। उनके अधूरे कारवा को अपने जीवन का अमूल्य समय देकर पूरा करेंगे और इस देश में आने वाले समय में अपना राज स्थापित करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी, बहुजन